फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है इसके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आज आपको मैं एमसीक्यू के बारे में बता देता हूं क्योंकि एग्जाम के लिए एमसीक्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने का खतरे पे है। मतलब कि कितनी पादप पेड़ पौधे, पादप का क्या मतलब होता है, पेड़ पौधों की जाति लुप्त होने के कगार पे है। मतलब अभी ऐसा माहौल हो गया उनके लिए कि वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। 1500 ऐसी प्रजातियां हैं पादप का जो लुप्त होने के खतरे के कगार पे चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है। तो इमली और आम की। आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी बिहार में या फिर उड़ीसा में जब शादी का माहौल होता है तो ऐसे में हम लोग पीपल का, आम का, इमली का, इन सब वृक्षों का मतलब पेड़ों की पूजा करते हैं। हमारी मान्यता है कि ये सारे वृक्ष जो हैं वो देवों के स्थान है, मतलब भगवान के रहने का स्थान होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, इमली और आम। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 में सघन वनों के क्षेत्रों में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो ये हुआ है 10,098 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से सुमेर जातियां कौन सी है। तो देखिए नीली भेड़ जो है उसे भी हम सुमेर जातियों के अंदर ही रखते हैं। एशियाई हाथी भी सुमेर जातियों के अंदर ही है। और गंगा नदी की डॉल्फिन जो है, जो डॉल्फिन मछली है जो गंगा नदी के अंदर पाई जाती है, इन सभी को हम सुमेर जातियों के अंदर ही रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा। ये टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए बड़ा ही फेमस है। तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के अंदर ही सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क या फिर आप सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी इसे कह सकते हैं, स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। जो स्तनधारी प्राणी का मतलब होता है वैसे प्राणी जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो वो कितने गति से दौड़ सकते हैं, तो वो दौड़ सकते हैं 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अर्थात दौड़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि के परिवर्तन किया गया है। तो देखिए 26,200 वर्ग किलोमीटर की जमीन को कृषि क्षेत्र भूमि में परिवर्तित किया गया है। वन क्षेत्र को मतलब जहां पहले जंगल थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, उन सभी को काट कर खेती के लिए जमीन को बनाया गया है। वो कितने है, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सरिस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में है। हमारे भारत देश का एक बहुत ही प्यारा राज्य है राजस्थान, वहां पे स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों का साफ करना पड़ा था। 1952 में जो नदी घाटी परियोजनाएं वगैरह आई थी उस समय कितने जंगलों को साफ करके हटाया गया था। तो वो थे 5,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में जैव उपजातियों के कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए जैव उपजातियों की प्रतिशत संख्या में, तो आपको बताना है 8%। 8% इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो देखिए चीता और बिल्ली दोनों जो है वो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है, मतलब सबसे तेज दौड़ सकता है। आप सभी को पता है कि चीता बहुत ही रफ्तार से दौड़ता है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक प्रश्न बताया था जिसमें बताया था कि 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है, तो वो चीता ही है। यहाँ पे नाम भी क्लियर हो गया। और बिल्ली जो है वो भी बहुत तेज दौड़ता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है। तो सामान्य जाति का मतलब होता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जीवित रहने के लिए जिनकी संख्या सामान्य मानी जाती है उन्हें ही हम सामान्य जाति कहते हैं या उनको हम सामान्य जाति के अभिप्राय से समझते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कहता है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख किन उपजातियों में शामिल है। एशियाई चीता, एशिया के अंदर जितने भी चीता पाए जाते हैं, और इसके अलावा गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है, डक जो है, वो लुप्त जातियों में है क्योंकि ये अब खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस प्रकार हुई है। तो देखिए सागवान एकल रोपण के कारण दक्षिण भारत की जो प्राकृतिक वनों की संख्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है। मतलब देखिए अब प्राकृतिक संपदा जो है, जिस प्रकार से उनकी क्षति पहुंचाई जा रही है, जिस प्रकार से अधिक वनों की कटाई हो रही है, इस प्रकार से दिन प्रतिदिन खेती के लिए जमीन बनाया जा रहा है और जंगलों को साफ किया जा रहा है, इससे क्या है कि प्रकृति में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही उत्तर बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ है। तो देखिए बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं जो आ रही है, बड़े बड़े जो डैम बन रहे हैं, या बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां लग रही है, या फिर बड़े बड़े जो मशीनरियों का उपयोग किया जा रहा है, इससे परियोजनाओं के कारण ही हमारे वनों को, मतलब जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। तो देखिए घाटी परियोजना, ये डबल रिपीट है, इंपोर्टेंट है, ये 5000 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। 5000 किलोमीटर के जंगलों को साफ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है औषधियां पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब जिससे दवाइयां बनाई जाती है, वैसे पेड़ पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों जगहों पे पौधे ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे औषधियों का निर्माण किया जाता है, दवाइयां वगैरह बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कैंसर जैसे बीमारियों के उपचार में टक्सोल नामक रसायन, मतलब एक केमिकल होता है जिसका उपयोग किया जाता है, और टक्सोल से कैंसर जैसे बीमारियों को रोका जा सकता है या सही किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। तो बांस के पौधे, बंबू, आपने बांस के पौधों को देखा होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, वनों की कटाई जो हो रही है, ओजोन परत में जो क्षति हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। संसाधनों का असमान बंटवारा, किसी जगह पे लोग संसाधनों का अधिक दोहन करते हैं, कहीं बिल्कुल संसाधन का उपयोग ही नहीं हो पाता है। असमान उपयोग भी इसका मुख्य कारण है। रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, अर्थात आप सभी को ना ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के विनाश में इन सभी का हाथ है। इस सभी प्रकार से पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं। 1/2 से अधिक, मतलब आधा से ज्यादा जो प्राकृतिक वन है, जो प्रकृति ने वन बना के दिया था, वो समाप्त हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है। मतलब कि 40% जो मैंग्रोव क्षेत्र है उसे अब आप समाप्त समझिए, वो खत्म हो चुका है, वो समाप्ति के कगार पे है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार बताइए। तो देखिए आरक्षित वन है, रक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। आपको मैंने चैप्टर के नोट में बताया है, कुछ चारे के लिए बनाए गए हैं, कुछ खेती के लिए बनाए गए हैं, कुछ बंजर हैं। तो इस तरह से वन और वन्य संसाधनों को बांटा गया है, जिसमें आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है चिपको आंदोलन क्या है। तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जिस आंदोलन को किया गया उसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जिस आंदोलन को किया गया था उसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दुर्लभ जातियां कौन सी होती है। तो देखिए दुर्लभ जातियां वो होती है जिनकी संख्या कम होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होते हैं, या फिर कहिए बहुत ही अधिक गंभीर परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता और बच जाता है, उसे हम दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। तो ए और बी जो है यहाँ पे दोनों इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था। तो एशियाई चीता को लुप्त घोषित किए हुए भी बहुत लंबा समय हो गया। 1949 में, आजादी के कुछ समय के बाद ही एशियाई चीते को लुप्त घोषित कर दिया गया, मतलब वो मिल ही नहीं रहा था, वो खत्म हो चुका था हमारे यहाँ से। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है
काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? तो लुप्त प्रजातियों के श्रेणी के अंदर ही आता है। आपने काले हिरण के बारे में सुना होगा, सलमान खान के बारे में सुना होगा, सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, बहुत सारे न्यूज में छाया हुआ था। तो वो सब कौन सी प्रजाति में है? लुप्त प्रजाति में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 20% ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं स्तनधारी जिनके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, मतलब वो समाप्त हो रहे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? तो ये करता है IUCN। इसको हम लॉन्ग में कहें तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के नाम से जानते हैं। ये एक ग्रुप है, ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का काम करता है। कौन करता है? IUCN। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम बताइए। तो प्रोजेक्ट टाइगर, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना जो है उसका नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजातियों को विलुप्त घोषित कर चुका है? एशियाई चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि 1949 से ये तैयारी होने लगा था कि एशियाई चीता मिल नहीं रहे थे, खत्म होने के कगार पे थे। तो 1952 में भारत ने एशियाई चीते को लुप्त घोषित कर दिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो देखिए पेड़ों की छाल से भी निकाला जाता है। इसका उपाय मैंने बताया, इसका कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है। पत्तियों से भी टक्सोल निकाला जाता है और टहनियों से भी निकाला जाता है। ये सारे पेड़ के भाग से टक्सोल नामक रसायन को निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर से पीड़ित जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो वन विभाग जो है यही भारत के वन और वन संसाधनों के प्रबंधन के प्रभारी के रूप में काम करते हैं। कौन? वन विभाग। वन विभाग के अंदर ही ये सारी चीजें आती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? तो यव के वृक्ष जो हैं, जिनसे दवाइयों का निर्माण किया जाता था, ये सूख चुके हैं, ये भी अब लुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं। पहले इन वृक्षों से यहाँ पे दवाइयों का निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया? 1973 में। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में जैव विविधताओं को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भारत में यदि जैव विविधता को कम करने की बात की जाए तो जीवों के आवास का विनाश हो रहा है, जंगली जानवरों को मारना और पर्यावरण में प्रदूषण फैलाना, ये सभी क्या है? जैव विविधता को कम करने के कारकों में से एक हैं। यहाँ पे आपने देखा आपके सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। यदि कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।